जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद ब्लॉग और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट पोर्शन। एंड आज की इस वीडियो में जो मैं एमसीक्यूज और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप सब्जेक्ट पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप इस वीडियो को गौर से सुने, देखें, समझें और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, बहुत गलत बात है, बार बार कहना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर करो जिसका आने वाले दिन में कॉमसेट्स या एयर का टेस्ट है, ताकि उसका भी फायदा हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट का और इसमें जो जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है जरा मैं वो भी बताता हूँ। और हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ शॉर्ट लिस्टेड चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें ना आप लोगों को बेस क्वांटिटीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी बेस क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी है, डिराइव क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ठीक है जी। इसके अलावा जो आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए वो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये टेबल बस अच्छे तरीके से आना चाहिए कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और ये ऊपर क्या होते हैं, किलो, मेगा, गीगा तक, ठीक है जी। उसके अलावा जो मैं नीचे चलता हूँ तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इसमें। यूनिट के नेम, एरर्स कभी भी नहीं आते, अनसर्टेनिटीज और एरर्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलते टेस्ट में, ठीक है जी। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ हम अगर नीचे चलते हैं और तो यहाँ पर आप लोगों को सारा एरर्स और अनसर्टेनिटीज नज़र आ रहा है, ये भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता चला जाऊँ कि एरर और अनसर्टेनिटी करते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल वो दे भी देता है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ए है जिसके हमारे पास एरर है 5 ± 2, ठीक है जी, और बी है जिसमें हमारे पास एरर है 2 ± 10, तो वो कहेगा इन दोनों को ऐड करो। तो आपने सिर्फ हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो अनसर्टेनिटीज़ है ना या एरर्स हैं वो आपस में हमेशा ऐड होते हैं, चाहे माइनस हो या प्लस हो। अनसर्टेनिटीज़ हमेशा आपस में ऐड होते हैं और रियल वाले आपस में ऐड होते हैं, यानी कि 5 + 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के बाद वाली दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे, जो कि हमारे पास थी 10 + 2, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे ये आती नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं। अब हम चलते हैं ज़रा नीचे और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, पता होना चाहिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किस तरीके के उनके रूल्स वगैरह होते हैं, और चैप्टर 1 में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इससे 2 एमसीक्यूज लाजमी आप लोगों को एनटीएस नेट में कॉमसेट के टेस्ट में देखने को मिलेंगे, इक्विलिब्रियम और वेक्टर से। वो ये कह सकता है कि आप ये बताएं कि विच ऑफ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी या विच ऑफ दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई स्केलर किसी वेक्टर से S.V स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर में क्या निकलता है, वेक्टर निकलता है, ठीक है जी। हमारे पास आंसर में क्या निकलता है, वेक्टर निकलता है, सही है जी। तो वो ये पूछ लेता है कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है। सो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब जरा नीचे चलते हैं और हाँ, वो ये भी कह देता है भाई, नीचे चलते हैं जरा, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ जब वो चीज़ आती है। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पर 1 होता है, 2, 3, 4, ठीक है जी। हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं XY प्लेन में। अब नीचे चलते हैं जी, यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है करना और समझना। वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे लेंथ में, मास में, फोर्स में, मोमेंटम में, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कभी भी नहीं आती, ना ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछी जाती हैं, लेकिन ये आप लोगों से आने वाले टेस्ट में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है जी। जरा नीचे चलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा जी, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं 2 वेक्टर्स का तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, स्केलर क्वांटिटी। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकलता है वो एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। और जब ये डॉट प्रोडक्ट होता है और तो इसका मतलब है कॉज आएगा, और जब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब है क्या आएगा, वेरी गुड। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे पास साइन थीटा हमें देखने को मिलेगा। नीचे चलते हैं जी, जरा कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ इस चैप्टर में, जो कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है। अच्छा जी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 एंगल्स, अगर हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलिए वो सवाल आता है तो मैं ज़रा आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, टॉर्क से रिलेटेड सवाल आया हुआ था। उन्होंने कहा हुआ था कि भाई ये हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ हुआ है, ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमारे पास गिवन था 2I + J, ठीक है जी। और हमारे पास फोर्स हमें गिवन थी 4I + 7G, ठीक है, 7J, ठीक है जी, 4I + 7J। वो कहता है कि भाई आप इसमें से टॉर्क निकालें, यानी कि टॉर्क की वैल्यू निकालें कि भाई क्या निकलती है टॉर्क की वैल्यू। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास IJ फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि नंबर्स की फॉर्म में है, ठीक है जी, IJ फॉर्म में है।
तो आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ को हम लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, ऐसी बात है आर एफ साइन थीटा लिखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो सेम वाले हैं, यानी कि जब ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा आई वाले, वो हमेशा हमारे पास जीरो होते हैं, ठीक है, सेम वाले। लेकिन जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास आई और जे और के की मल्टीप्लिकेशन आपस में 1 के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर सेम जो आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, सॉरी, वो आपके पास अगेन जीरो के इक्वल होती है, ठीक है जी। और आपने क्रॉस, जब भी आप क्रॉस में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो आपने टेबल बना लेना है, या तो एक सर्कल से बना लेना है आई जे के, यानी कि जब आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर के आएगा, ठीक है, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा, इसी तरह से ये चलता रहता है, ठीक है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब यहाँ पर जरा आप नीचे चलते हैं और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स बताता हूँ जो कि हमें पिछले वाले कॉम्पिटिशन्स के टेस्टों में देखने में मिलती रही है। अच्छा जी, कपल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, और कपल इज डिफाइंड एज, कभी कभी वो ये पूछ सकते हैं और पूछा भी हुआ है पिछले वाले टेस्ट में कि भाई कपल की डेफिनेशन क्या थी, यानी कि उन्होंने लिखा था कपल इज डिफाइंड एज, नीचे 4 ऑप्शन दी हुई थी, तो 2 पैरेलल फोर्सेज that have same magnitude but opposite direction and are separated by perpendicular forces, यानी कि 2 पैरेलल फोर्सेज होती हैं, एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये देखें, एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और सेपरेट हुए हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस से। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया विच इज इक्वल्स टू डी, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन ये होती है कपल की बेसिकली, सही है जी। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। नीचे चलते हैं और जरा इंपॉर्टेंट और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड लाजमी तौर पर आप लोगों को सवाल देखने को मिलता है, और वो सवाल देखने को ये मिलता है कि भाई एक बुक आपके पास टेबल पे पड़ी हुई है, सही है जी, तो उस पर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज पहली बात है कितनी लग रही हैं, तो 2 फोर्सेज लग रही हैं। एक तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और एक इसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही होती है नॉर्मल फोर्स, वो लग रही है, सही है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा तौर पर याद रखनी होती है। ये फिगर में भी बना हुआ है कि जब आपके पास देखें ये बुक है और बुक टेबल पे पड़ी हुई है, इट इज लाइंग ऑन अ टेबल, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग, वो ये पूछ सकता है, तो 2 फोर्स एक्ट कर रही है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि 1 फोर्स इज वेट, व्हाट इज द अदर फोर्स, अदर फोर्स आपके पास इसके नॉर्मल फोर्स होती है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इनकी डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा मैं नीचे चलता हूँ, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस आप लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने चाहिए कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। अच्छा जी, ये टेबल आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है और इस टेबल में वो बता क्या रहा है, वो देखो ये कह रहे हैं दीस डायग्राम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेकन परपेंडिकुलर टू द फिगर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेड डॉट। अब यहाँ पर देखें कि 2 फोर्सेज लग रही हैं, टोटल 3 फोर्सेज लग रही हैं, एक ये है और एक ये है, सही है। ये बॉडी जो है या फिर हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम है, वो ये भी पूछ सकता है। तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है जो कि होती है नेट फोर्स 0। इसकी सेकंड कंडीशन भी जो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि टॉर्क जो है वो भी हमारे पास 0 के इक्वल है, क्योंकि आप ये देखें कि बैलेंस्ड है, ठीक है जी। तो इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो रोटेट करेगा, क्योंकि टॉर्क कहते ही इसको है ना कि जब वो रोटेट करना शुरू करे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि आपके पास 2 फोर्सेज लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी वो एक्सेलरेट नहीं करेगा लेकिन वो स्टार्ट करेगा रोटेट करना, ठीक है जी। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ठीक है जी, क्योंकि वो स्टार्ट मूव करना नहीं शुरू करेगा एज अ होल। अब सेकंड कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि देखें देयर इज अ नेट क्लॉकवाइज टॉर्क है हमारे पास, और ये बॉडी स्टार्ट कर देगी रोटेट करना। सो ये फिगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 66 वाली, सही है जी। अच्छा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल आते हैं, क्या इतने मुश्किल सवाल आते हैं? इस तरीके के सवाल अगर वो दे दें, वो कहीं एफ बी की वैल्यू निकालें या फिर इस तरीके के सवाल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, वो आपको ये कह सकता है जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास आर इतना है, आपके पास एफ इतना है, आप टॉर्क निकालें, या फिर वो ये कह सकते हैं आपके पास एफ इतना है, आपके पास डी इतना है, आप डब्ल्यू निकालें, यानी कि डब्ल्यू का मुराद मेरा है कि हम वर्क डन निकालें। सो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है जी। नीचे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्केलर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास खाली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, जबकि वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटी होती है विच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है जी। फोर्सेज एंड मोशन से रिलेटेड हमेशा एक सवाल देखने को हमें मिलता है, वो सवाल क्या देखने को मिलता है वो भी देख लेते हैं। देखें, वो ये इस दफ़ा ये सवाल पूछा गया था और ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है और ये पूछा जाता भी है नॉर्मली कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। अब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये किसके इक्वल है, उन्होंने आम ज़बान में ये पूछा था, तो ये हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, कभी कभी वो ये पूछ लेते तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। और नीचे चलते हैं, नीचे आप लोगों को दिखाई दूँ वेलोसिटी, ये देखिए जी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी या फिर मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी।
नीचे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास वही होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास होती है कि आप उस इंस्टेंट पे यानी कि उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है जनाब, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इस तरीके का फार्मूला वो पूछ सकता है और वो कह सकता है कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और आपके पास जो है वो टाइम जो है वो 4 सेकंड का है। तो काइंडली आप एक्सेलरेशन निकाल के दिखाएं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे टाइम से तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगी। इस तरीके के आसान सवाल भी मिलते हैं हमें। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये वही सवाल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जी, डीसेलरेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। बेसिकली डीसेलरेशन होता ये है कि जब भी आपका वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाए, यानी कि वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाए, उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास डीसेलरेशन होती है। नीचे चलते हैं जनाब। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कभी भी चीज़ें आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी एनटीएस में। जरा नीचे चलते हैं। अच्छा जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको मार्क कर लें। ये मैं बहुत जब किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं लिखता हूँ आईएमपी, ये आपको लॉज ऑफ मोशन आने चाहिए। ठीक है जी, पहला देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आर वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम एंड ए इज द एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वेयर एस इज द हाइट। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। और जी की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, या ए की वैल्यू जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो आपके पास होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होती है। ठीक है जी बच्चों, नीचे चलते हैं। ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि यार आप जो है आपके पास ये चीज़ें गिवन है, लेंथ ऑफ रनवे निकालो, कभी भी इतना लंबा एमसीक्यू नहीं होगा। जब भी अगर कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू पूछा जाएगा बच्चों, तो वो बहुत एग्जैक्ट और टू द पॉइंट होगा, 2 से 3 स्टेप्स में सॉल्व होने वाला होगा। न्यूटन के तीनों लॉ आने चाहिए। पहला लॉ जो आप लोगों को पता ही है कि बॉडी विल रिमेन इन द रेस्ट और द पोजीशन। दूसरा लॉ भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, ये देखें जी यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए। और थर्ड लॉ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एवरी बॉडी हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी, यानी कि कोई भी बॉडी का जो है वो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन लाजमी तौर पर होता है। आगे चलते हैं जनाब। यहां से हमें सवाल देखने को मिला था कि लीनियर मोमेंटम में कौन सी क्वांटिटी है, क्या ये एक लीनियर क्वांटिटी है या फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, सो आप लोगों को साफ नजर आ रहा है कि एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है जी, P इज इक्वल टू एम वी है हमारे पास, और यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है जी, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है कि न्यूटन सेकंड लॉ किस तरीके से लीनियर मोमेंटम के साथ इंटर रिलेट करता है। अच्छा जी, इम्पल्स का फॉर्मूला कर लेना, कभी आया नहीं है पेपर में वैसे। ठीक है, नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। कोलिजन से रिलेटेड भी आप लोगों को कभी सवाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप लोगों को इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और डायनामिकली इलास्टिक कोलिजन वाली डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेफ साइड। वैसे ये सवाल पूछा नहीं जाता। अच्छा जी, फायरिंग ऑफ गन से पूछ लेते हैं कि भाई फायरिंग ऑफ गन जो है वो बेसिकली कौन सी कंजर्वेशन को शो करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी कंजर्वेशन को शो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखें, कंजर्व द मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, ये बड़ा की पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल लाजमी तौर पर देखा जाता है। अच्छा जी, दूसरी जगह मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखने लगा हूँ, स्टार लगाने लगा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जरा मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली कब होता है, वो ये होता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं बिगिनिंग पे। ठीक है जी, एक चीज़ को हिलाने के लिए या मूव आउट कराने के लिए आपने फोर्स अप्लाई की। ठीक है जी, उसके बाद वो जो है उसके बाद उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई। ठीक है जी, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि जिस चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, ये जिस तरह के आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन पर। सही है जी। अब वो 9.8 क्यों है, क्योंकि वो बिल्कुल आप समझेंगे वर्टिकली अपवर्ड है और ऑपोजिट है उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के। ठीक है, इसमें फार्मूलाज याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है अगर आप इस पर टाइम लगा रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब, वर्क एंड एनर्जी। इससे बहुत ज़्यादा सवाल हमें देखने को मिलते हैं एनटीएस में, कॉमसेट्स के टेस्ट में भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल पेपर में आए। क्या क्या सवाल है जरा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इस चैप्टर को आप लोगों ने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये भी बता दूँ। इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस ज़रा ज़्यादा देनी है। क्यों, यहाँ से एक सवाल ये आया हुआ था कि आपके पास फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। अब ये चीज़ आप लोगों को अगेन जो हमने ऊपर एक सवाल किया था, अब मुझे याद नहीं है कौन सा वाला था। अब हमें फोर्स फॉर एग्जाम्पल गिवन है 2i + 4j, और डिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है 4i + 7j। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने f.d निकालना है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में i और i वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, खाली सेम कोफिशिएंट्स वाले होते हैं, या सारे खाली सेम ये वाले होते हैं i j k वाले। ठीक है,
और जे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एल सारे जीरो होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे इतने तो बच्चे नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लें, ठीक है जी, तो वो इस तरीके से भी पूछेंगे। आगे चलते हैं जी, ये फार्मूला आ गया W इज इक्वल टू एफ डी। ये सारी कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैं बता भी देता हूँ। देखें, अगर तो बॉडी जो है, कोई भी बॉडी, उस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो आपके पास क्या बना, देखें आपके पास एंगल क्या बना, एंगल देखें cos 0 बन गया ना, cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम वर्क डन हुआ है, सही है। अब आगे चलते हैं, अगर यही चीज़ ऑपोजिट हो जाए तो cos 180 -1 होता है, ये देखें cos थीटा मतलब cos 180 -1, और वर्क डन नेगेटिव में चला जाएगा, सही है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, सही है बच्चों। अब नीचे चलो, अब यही चीज़ अगर आप देखें कि यार मैं बहुत गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, काइंडली यार सब्सक्राइब करो और लाइक वगैरह किया करो, सपोर्ट दिखाया करो, सही है। अच्छा, अब इस वाले इसमें देखें तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जो हमारे पास फोर्स या फिर जो भी हमारे पास कवर जो भी हमारे पास जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो डाउनवर्ड है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ऑल्दो द कार्ड इज मूविंग, द फोर्स दैट अ पर्सन इज एक्सर्टिंग इज नॉट डूइंग वर्क, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसमें कुछ इतना बताया हुआ नहीं है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसमें भी कुछ इतना बताया हुआ नहीं है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एमसीक्यू के लिहाज से आए। अच्छा जी, ये सवाल कभी कभी आ जाता है, द वर्क डन इज डैश ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इन द क्लोज पाथ, सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ विच इज फॉलोड बाय द बॉडी इन द क्लोज पाथ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये वाला टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, जो करो याद कर लो इसको, ठीक है। वो पूछ सकता है कि विच ऑफ दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और इन्हीं में से वो पूछेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पावर का फार्मूला आना चाहिए, पावर के दो फार्मूले हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी, और नीचे अगर फार्मूला बताया हुआ है तो मैं वो भी बताता हूँ। फिक्शनल फोर्स है, कौन सी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ब्लैंक के तौर पे पूछा जाता है। पावर का एमसीक्यू आ जाता है कभी कभी उठ के, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वेयर वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू डी, ठीक है जी। बहुत आसान मैंने कर दी चीज़ें आप लोगों के लिए। नीचे चलते हैं, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में आएगा, यानी कि इस तरह का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एनर्जी भी इज द फॉर्म ऑफ वर्क ही होती है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता होने चाहिए लाजमी तौर पर, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कंजर्वेशन का अगर यहाँ पर, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि 11th की बुक थी या फिर 12th की बुक थी उसमें, लेकिन चले हम देख लेते हैं। ये डेरिवेशंस वगैरह कभी भी पेपर में नहीं आती, कभी भी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो डेरिवेशन वगैरह देना शुरू कर दें। ये रहा मैं इसकी बात करता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई, क्योंकि देखें कहने को तो इसमें खाली एक ही स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो ये पूछ सकता है कि ये यार एक सिनेरियो वो दे देगा कि कहेगा ये बॉडी है, इसमें इतने काइनेटिक एनर्जी है, इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप बता दें कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो रही है। ऑप्शन दे देगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या नन ऑफ दीज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से सवाल कभी भी नहीं आता, ना ये रिन्यूएबल सोर्सेज से सवाल हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 से 6 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं हमेशा तौर पर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनाब ये। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फार्मूलाज पता होने चाहिए आप लोगों को। एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह आ गया, इसी तरीके से आप देखें, एक मिनट यार ये क्यों एरर आ रहा था थोड़ा सा। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन जनाब हमारे पास क्या होती है, किसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है जी। इसके अलावा नीचे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जरा मैं वो बताता हूँ, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू दिस टॉपिक, ठीक है जी। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क आप लोगों को पीछे भी पता है कि एफ डॉट डी होता है, या एफ क्रॉस होता है, सॉरी आर क्रॉस एफ होता है, या आर क्रॉस एफ कॉस थीटा होता है, सही है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिगर 5.15 के फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है जी। कंजर्वेशन का जहां भी लफ्ज आए, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ये क्या कह रहा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, दैट इज इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। बहुत ही आसान वर्डिंग में ये चीज एक्सप्लेन की गई है आप लोगों के सामने, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी वैसे तो हम कहते हैं ना उसको मोशन वाली टर्म्स में या लीनियर मोशन की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, लेकिन अगर यही चीज एंगुलर मोशन में हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इस चैप्टर में इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत है, जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी।
ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मुझे इस वीडियो पर आप लोग जल्दी से जल्दी 1K व्यूज कर देते तो मैं इसके चैप्टर वाइज इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वर्ड टू वर्ड इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वही आप लोगों को देखने को मिलेंगे और भाई आप लोग फिर दुआएं दोगे मुझे, ठीक है। अच्छा जी, विस्कस फ्लूइड से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि भाई विस्कस फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर भी एक लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ बर्नौली इक्वेशन से सवाल आया हुआ था नेट 6 में कि जनाब बर्नौली इक्वेशन कौन से लॉ को ओबे करती है, लोग कर रहे हैं मोमेंटम को। अल्लाह के बंदो, बर्नौली इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है ना वो ओबे करती है। किसको करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। तो ये बर्नौली इक्वेशन से सवाल आप लोगों को इसमें फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर कोई ज़्यादा मुश्किल और इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 7 जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में पहले इन 6 चैप्टर्स के मैं चैप्टर वाइज प्रीमियम MCQ शेयर करूँगा। उसके बाद हम चैप्टर 7 पे आएंगे और आप लोगों की फिजिक्स की तैयारी टिप टॉप हो जाएगी, लेकिन सपोर्ट दिखाओगे तब होगी, ठीक है जी। या सपोर्ट दिखाया करो, मोटिवेशन ही नहीं आती वीडियो बनाने की जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते। खैर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।